हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ मेहर मुंतहा चौहान किस्त नंबर 14। ऐसे क्यों देख रहे हैं बाबा? मीर हादी को उनका देखना ठिठुर गया था। क्या हुआ था? क्या बात हुई आप दोनों के बीच ऐसी के? बाबा आपको लगता है कि मेरी वजह से मीर हादी की मीर यामीन की बात से शौक लगा था? ऐसी बात नहीं बेटा, लेकिन क्या बिया? मेरे मीर हादी ने बात काटी और नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से चला गया। मीर यामीन उसके यूं नाराज़ होके जाने से अफसोस तो हो गए, लेकिन फिर सर झटक के अंदर की जानिब बढ़े थे। फ़ोन कॉल बंद करता वो नूर फातिमा को लिए पीरज़ादा मेंशन दाखिल हुआ, जहाँ सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। अहान ने नूर को भी यही कहानी गढ़ने को कहा कि वो घर में सबसे यही कहे कि इसके वालिद की डेथ हो गई है और वो अकेली थी, इसलिए निकाह हुआ। नूर पहले तो सोच में पड़ गई, फिर मान गई। जैसे ही वो लॉन्ज में पहुंचे, सबकी नज़रें इन पर उठी थी। अस्सलाम वालेकुम, सबको इज्तिमाई सलाम किया। वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा। इब्तिसाम ने आगे बढ़कर अहान को अपने साथ खड़ा किया तो इसे हौसला हुआ, जबकि नज़रें अब्रश माँ पे थीं, जो बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में इन दोनों को देख रही थीं। नूर ने सबको बारी बारी सलाम किया। माशाल्लाह बहुत प्यारी हो, अरविश ने तारीफ़ की थी, जबकि अलमस को वो कुछ ख़ास न भाई, लेकिन मुंह से कुछ न बोले। अस्सलाम वालेकुम। अब कि वो अब्रश की जानिब बढ़ी थी, अब्रश ने गहरा सांस खारिज करते हुए उसकी जानिब देखा। वालेकुम सलाम। उसकी जानिब पूरी की पूरा तरफ मुड़ गई थी। नाम क्या है आपका? अब्रश के स्पष्ट अंदाज पर पूछने पर नूर गड़बड़ा गई थी। जी नूर फातिमा, धीरे से बोली थी। हम इस घर के कुछ असूल ज़वाबित हैं, उम्मीद है आपके शौहर आपको समझा देंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, सख्त स्पष्ट अंदाज में कहते वो जा चुकी थी। अहान ने एक नज़र बाप को देखा जो कंधे उचक गया था। अहान जानता था इसके डैड अपनी बीवी की किसी बात के खिलाफ नहीं जाते, जो वो कह दें बस वही होता है। ज़ेरे लब मुस्काया। आपका ऊपर वाला पोर्शन में रूम सेट कर दिया गया है, आ जाए मेरे साथ। अरविश नूर को लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। सभी मुंतशिर हो गए थे। डैड, उसका यहाँ होना कहीं यहाँ के अफराद के लिए कोई प्रॉब्लम? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बस आपने ख़ुद को हैंडल करना उसके साथ कैसे सोच समझ के कीजिएगा, और कोई मसला आपको ना हो, इसे भी कोई शक ना हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इब्तिसाम ने इसे कोड वर्ड्स में समझाना चाहा और सर हिलाता हुआ चला गया था, जहाँ नूर बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है अल्लाह का आप आ गए, मैं तो हद परेशान हो गई थी। नूर ने वाकई में शुक्र का कलमा पढ़ा था। मेरी बात आप गौर से सुने, हमारा रिश्ता सिर्फ कागज़ी है और ये पहले से तय हो चुका था, इसलिए आप इस रूम में रहेंगी, लेकिन मैं नीचे वाले रूम में, और ये बात यहाँ किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ रही हैं आप मेरी बात? अहान ने थोड़े सख्त रवैया किया था तो नूर को अच्छे से बावर करवाया था। मतलब आपने दिल से मुझे बीवी नहीं माना? नूर को दुख हुआ था। निकाह आपकी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने सिर्फ आपकी मदद करने की गर्ज से ये निकाह किया, और इस मौत के सौदागर सुल्तान तक पहुंचने के लिए जब इसे जहन्नम विसाल कर दूंगा तो आप आज़ाद होंगी। तब आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जा सकती हैं, आज़ादी से जी सकती हैं, लेकिन तब तक आप इस घर में महफूज रहें मेरी बीवी की हैसियत से, और बिल्कुल महफूज रहेंगी आप। अहान ने तफसीलन कहा तो नूर की आंखें नम सी हुई थीं। अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ हमेशा हमेशा के लिए तो? पास होते धीरे से कहा तो अहान ने एक नज़र इस पर डाली, लेकिन फिर रुख फेर गया और बाहर निकलता चला गया, जबकि दरवाजे के एक तरफ खड़े नफूस ने सारी बातें मनमाना सुनी थी और अहान के निकलते ही दरवाजे की ओट में हुआ था। बेटा, अब कैसी तबीयत है? मीर यामीन और कशिश आनिया को घर ले आए थे, जबकि मीर हादी का कुछ पता नहीं था। इस तरह बिस्तर पर लेटाते कशिश ने फिक्रमंदी से फिर से इससे दरियाफ्त किया। मैं ठीक हूँ मामा। बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा के बैठती वो बामुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट लाते बोली थी। फिर किस बात ने मेरी बेटी को परेशान किया? कशिश ने उसके गाल पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा था। कोई बात नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शायद काम की वजह से आनिया ने सर झुकाए बहाना गढ़ा, इसलिए मैंने सोच लिया फ़िलहाल कोई नहीं जाना। अब आपने हॉस्पिटल अपनी जान देखी है, खुद ठीक रहोगी तो औरों का इलाज करोगी ना। चलो अब रेस्ट करो, मैं जूस भिजवाती हूँ, कशिश प्यार से कहते बाहर निकल गई, जबकि आनिया को मीर हादी की फ़िक्र लगी थी। वो कहाँ था वो नहीं जानती थी, इसका मोबाइल भी इसी के पास था। वो सर पकड़ के बैठ गई। अब होश हवास काम किए तो समझने लगा वो बहुत ओवर रिएक्ट कर गई थी और अनजाने मीर हादी क्या सोचता होगा। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि मुलाजमा जूस का गिलास ले आई। आनिया को भी शदीद तलब हो रही थी, इसलिए घूंट घूंट पीने लगी, जबकि ख्यालों में सिर्फ मीर हादी था। किसी फरहाद के नाम पे नंबर है ये। इमरान ने अपने होटल के
फर्स्ट फ्लोर पे बने मीर हादी के स्पेशल ऑफिस में इसे इन्फॉर्मेशन दी। एड्रेस, अगला सवाल दागा, मिल जाएगा एक दिन तक। कंप्यूटर की कीबोर्ड पे उंगलियां चलाते हुए वो यकीन भरे अंदाज में बोला था। मीर हादी सारा साबत में हिलाता उठता, अपना कोट चेयर से उठाता बाहर निकला था। अब उसका रुख घर की जानिब था। निकाह आपकी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने सिर्फ आपकी मदद करने की गर्ज से ये निकाह किया और इस मौत के सौदागर सुल्तान तक पहुंचने के लिए। जब इसे जहन्नम विसाल कर दूंगा तो आप आज़ाद होंगी। तब आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जा सकती हैं, आज़ादी से जी सकती हैं, लेकिन तब तक आप इस घर में महफूज रहेंगी मेरी बीवी की हैसियत से, और बिल्कुल महफूज रहेंगी आप। इन अल्फाजों को सोचते हुए इसके दिमाग की रगें फट रही थीं। ऐसा इस घर में हो रहा था और वो बेखबर थी। अनजाने वो क्या क्या छुपाया गया है, कितने राज खुलने बाकी हैं अभी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो जो मीर हादी की सोचों में गुम थी। अचानक दरवाज़ा खुलने पे उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। आंखें झट से खोली, सामने ही मीर हादी को रूम में आता देखकर उसका दिल बंद सा होने लगा था। मीर हादी कोट एक तरफ रखता, शर्ट के बाजुओं के बटन खोलता इसकी जानिब बढ़ा, बिना उसकी तरफ देखे, एक नज़र उठाए संजीदा चेहरे के साथ। क्या हुआ था आपको? अभी भी वो इसे ही देख रहा था और यही बात आनिया को खटक रही थी। हादी आप आनिया फिर से एतमाद खोने लगी। अब की बार मीर हादी ने पैंट की पॉकेटों में हाथ डालते फुर्सत से इसे देखा था। मैंने कहा कुछ नहीं किया। आपने तो मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी और चले गए। कहते हुए लहजा रुंध गया था। आप मेरी बीवी हैं हो के मुझे सफाई देंगी? उल्टा इससे सवाल किया। आनिया ने सवालिया अंदाज से इसकी जानिब देखा। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार का होता है। आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं आपसे सवाल जवाब करूँगा या सफाइयाँ मांगूंगा? माथे पे बल पड़े, जबकि दिल उसके पल में पीली होती रंगत पे अटका हुआ था। मैं डर गई थी। नज़रें झुकाए वो इतना ही कह पाई थी। मीर हादी उसके करीब होते उसके पास तकिए पर हाथ रखते उसकी सांसें मुंतशिर कर गया था। मेरा आपसे रिश्ता कागज़ का नहीं, रूह का है, जो मरने के बाद ही टूट सकता है, जीते जी तो नहीं। उसकी सरगोशी में कहे अल्फाजों ने पल में आनिया के चेहरे पे गुलाल खिलाए थे। वो पलके भी उठा नहीं पाई थी, लेकिन उसकी रूह को मोतबर कर गया था। मैं चेंज करके आता हूँ। माहौल को वापस नॉर्मल करते हुए वहाँ से बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि आनिया के चेहरे पर अब की बार एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ मीर हादी के चेहरे की मुस्कुराहट में भी इजाफा हुआ था। वो एक बार फिर से दिल को संभालता शावर ऑन कर गया था। कहने को तो आहान अपने नीचे आने वाले रूम में आया था, लेकिन वो वहाँ से खुफिया रास्ते से निकल चुका था, जो कोई नहीं जानता था। इस इलाके में वो गश्त पे था। इसका मकसद सुल्तान की मौत थी और वो इसे नहीं मिल रहा। लेकिन हिम्मत हारना तो पाकिस्तानी सिपाहियों ने सीखा ही नहीं है। सुल्तान जैसा दहशतगर्द इंसान, इसे तो वो मौत की घाट उतार के ही दम लेता। इसे जो ऑर्डर से मिल रहे थे, इनके मुताबिक वो अपने मिशन में आगे बढ़ रहा था। ऐसे में स्पाई गर्ल उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। वो इसे हुक्म मिला था कि अब वो रास्ते में आए तो इसे चार्ली इस वक्त वहाँ एक शख्स गन के साथ नज़र आया था। आहान के साथ दूरबीन लिए बैठे इसके साथी ने इसे ख्यालों से चौंकाया था। ओके D1, तुम फोकस करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, आहान कहते हुए पोजीशन ले चुका था। चार्ली उसके हाथ में गन है, D1 ने बराबर करवाया, और तुम्हारे पास ईमान की ताकत है। उसके जवाब पे आहान ने पूरे जज्बे से कहा और आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वो इस शख्स पे काबज़ हो चुका था और इसकी ख़ास रग को दबाते बेहोश कर चुका था। D2 कवर। चार्ली ने इस शख्स को अपने एक साथी के हवाले किया और तीनों वहाँ से छलावे की तरह गायब हो गए थे। तबीयत कैसी है? अब आनिया के पास आते ही फ़िक्र से पूछा था। ठीक हूँ, मुख्तसर सा जवाब देते उसके गाल मीर हादी की गमगीन नज़रों की तपिश से दहक उठे थे। मेडिसिन ली, उसके हाथ थामते हुए अपने हाथों में लेते हुए धीरे से पूछा था, जबकि आनिया की धड़कनों ने अजीब ही शोर मचाया था कि वह जवाब देना ही भूल गए थे। इस पे अपने हाथों की उंगलियों में आनिया के हाथों की उंगलियां काबू करते उसकी ज़बान को तालू के साथ चिपका दिया था। क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आपके दिल की धड़कन मुझे कुछ कहना चाह रही है। आनिया की तरफ रुख कर फेरते हुए वो उसके करीब होता बोला था। वो आप आनिया का बार बार नज़रें झुकाना उठाना मीर हादी की जान पर बन आई थी। वो लड़की इसके दिल की ज़रूरत बनती जा रही थी। वो उसकी थी, इसकी महरम, उसकी दस्तरस में। ये एहसास ही उसके लिए इतना हसीन था कि वो इस लम्हे को दिल से जी रहा था।
اس کے قریب ہوتے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اس کے دروازے پہ ہوتی دستک پہ دونوں چونکے تھے۔ میر ہادی منہ بناتا پیچھے ہٹا جبکہ آنیا کے چہرے پہ شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آنے والی کشش تھی جو کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی تھی۔ یہ لو بھئی، میری ڈاکٹر بیٹی کے لیے میں دودھ لائی ہوں، فوراً سے پی لو 1 منٹ میں۔ کشش نے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو وہ مسکرا دی، جبکہ میر ہادی اب اٹھتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ساس بہو کی باتیں سننے لگا جب نظروں کی تپش آنیا کا دل دھڑکاتا ہی رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ میر ہادی کو بھی باتوں میں شامل کر لیتی، لیکن وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ فون کال آتی دیکھ وہ اٹھتا گیلری میں چلا گیا تھا، جبکہ آنیا کو لگا اس کی دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو۔ جبکہ کشش کی باتیں نان سٹاپ جاری تھیں۔ کیا مطلب؟ میرے بارے میں وہ کیا انفارمیشن لے رہا تھا؟ ہانیہ کو یونی آتے ہی اپنے قریبی دوست سے خبر ملی میرے بارے میں معلومات کٹھی کر رہا تھا، جسے سن کر ہانیہ کا دماغ گھوما تھا۔ یہ تو نہیں پتا، لیکن تمہارے یونی آنے جانے کی ٹائمنگ اور کلاس لینے کی ٹائمنگ اور کتنی کلاسیں مس کی ہیں وہ سب پوچھ رہا تھا۔ گڑیا صدا کی ساری بات ہانیہ کو بتا دی، جبکہ ہان نے منع کیا تھا کہ ہانیہ سے ذکر نہیں کرنا۔ بدلے میں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ بھی تھمایا تھا اس پہ۔ گڑیا نے اتنا کہا تھا کہ ہان کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا، لیکن ہانیہ سے بھی دوستی نبھائی اور اسے بھی بتا دیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا اور تم یقیناً سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ہانیہ نے دانت پیسے۔ وہ نہیں تو بس جو پوچھا وہی۔ چاکلیٹ کا ڈبہ اب کی بار اپنے پیچھے چھپایا تھا، جبکہ ہانیہ سب سمجھ گئی تھی۔ بہت ہی کوئی لالچی ہو تم۔ ہانیہ نے سخت غصہ کیا تھا اور وہاں سے اٹھتی گھر کی جانب رخ کیا تھا۔ اب اسے ہان سے پورا حساب کتاب کرنا تھا۔ ہان کہاں ہو تم؟ ہانیہ اندھا دھند ہان کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ کل ہی وہ اوپر شفٹ ہوا تھا اور ہانیہ کو آج ہی پتہ چلا تھا۔ کون ہے آپ؟ اچانک سے باتھ روم سے نکلتی ایک لڑکی نے ہانیہ کو ناگواری سے دیکھا تھا، جبکہ ایک لڑکی کو ہان کے روم میں دیکھتے ہانیہ بھی بری طرح ٹھٹری تھی۔ تم کون اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ اس کے پاس آئی۔ اس کے بالوں سے گرتے پانی کے قطروں پہ ایک تنقیدی نظر ڈالتی وہ ماتھے پہ بل ڈال چکی تھی۔ میں جن کو تم ڈھونڈ رہی ہو ان کی بیوی ہوں، اس لڑکی نے بھی پوری فرصت سے جواب دیا تھا کہ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کو تو اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ بکواس مت کرو تم۔ ہانیہ نے غصے سے انگلی اٹھائی کہ اسی لمحے ہان اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ لب بیچ گیا تھا۔ ابھیان، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ دیکھیں یہ لڑکی کون لڑکی ہے اور کیسے مجھ سے بات کر رہی ہے؟ نور نے منہ بنا کے ہان سے کہا، تم سے بات کرنے کے لیے مجھے اس کی پرمیشن چاہیے ہوگی۔ ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے ہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کے منہ سے کچھ نکلتا وہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ ہانیہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہان کی گرفت بہت سخت تھی۔ اپنے نیچے والے روم میں لاتے وہ دروازہ لاک کر گیا تھا، جبکہ زلیخا بیگم یہ سب دیکھتی کانوں کو ہاتھ لگا چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں ہر بار میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہو؟ ہان نے اسے اپنے مد مقابل کرتے ہوئے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں آتی ہوں تمہارے معاملات میں؟ میں یا تم میری جان نہیں چھوڑتے ہو؟ ہانیہ نے بھی اتنے ہی غصے سے جواب دیا۔ اپنی آواز نیچے رکھو اور میں تمہیں کیا مجھے ہاں کیوں گئے تھے یونی؟ کیا جاننا چاہتے تھے میرے بارے میں؟ ہاں بولو۔ ہانیہ نے اس کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں گیا تھا۔ بہتر ہوگا اپنے جن کاموں میں تم لگی ہو باز آ جاؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، اور اگر باز نہ آئی تو سخت مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ ڈائریکٹلی اس نے ہانیہ کو سمجھانا چاہا تھا، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، دھمکا رہے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی؟ ہانیہ نے نڈر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہان نے سر جھٹک کے رہ گیا تھا۔ مجھے ڈیڈ بھی نہیں روک سکتے۔ تم تو کیا چیز ہو؟ پاس ہوتے ہوئے پھنکاری تھی۔ ہو نہ ہو مجھے روکنے کے لیے میری شادی کروا رہے ہیں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں وہ طوفان ہوں جو روکے نہیں رکے گا، کبھی بھی نہیں۔ ہانیہ کے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہتے وہ ہان کو ایک پل کو ٹھٹرا گئی تھی۔ وہ اس کی شادی کی بات پہ ہی بری طرح اٹکا تھا۔ شادی؟ سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ ماتھے پہ 2 بل واضح ہوئے تھے۔ میری ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو۔ بہتر ہوگا اپنی اس بیوی میں دلچسپی لو جسے یہاں لے کے آئے ہو، انجانے کس حیثیت سے۔ لہجے کی بے انتہا نفرت ہان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ تم اس سے دور ہی رہنا، ہان نے اس کی بات پہ تپتے ہوئے کہا تھا۔
ہوں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ ہانیہ اس جیسی لڑکی کو منہ لگائے۔ ہانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ ہان کے دماغ میں ہانیہ کی شادی والی بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ وہاں سے لمبے لمبے ٹھکار برتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانیہ کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ پاس پڑا بانس اٹھا کر مار کے زمین بوس کر دیا تھا۔ جاری ہے